तो कल हम लोगों ने डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा में अंतर, डेटा के प्रकार, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा, इतना पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राथमिक और द्वितीयक डेटा है इनको प्राप्त कहाँ कहाँ से करते हैं। स्रोत, जो डेटा के क्या है स्रोत या तथ्य के स्रोत क्या है, तो हेडिंग होगी तथ्यों के स्रोत, तथ्यों या आंकड़ों, आंकड़ों के स्रोत। सोर्सेज ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, जो रिसर्च में, शोध में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, चाहे प्राथमिक डेटा हो जो कि डायरेक्ट शोधकर्ता या उसके सहयोगी प्राप्त करते हैं, उसको प्राथमिक डेटा कहते हैं। और जो किसी और के द्वारा रिसर्च में किया गया है उसको जब कोई व्यक्ति प्रयोग करता है उस डेटा को, तो वो उसके लिए द्वितीयक डेटा होता है। तो ये कई स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रमुखतः दो भागों में बांटते हैं इस स्रोत को जहाँ से डेटा प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। सोर्स जो है डेटा का वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, प्राइमरी, और दूसरा है द्वितीयक, सेकेंडरी, है ना, द्वितीयक और प्राथमिक। प्राथमिक स्रोत से जो डेटा प्राप्त किया जाएगा वो कैसा होगा, वो प्राथमिक डेटा होगा। जो प्राथमिक डेटा कल बताए थे वो प्राथमिक स्रोत से प्राप्त किया जाएगा। जो डायरेक्ट या तो शोधकर्ता स्वयं प्राप्त करेंगे या उसके जो सहयोगी होंगे, टीम के सदस्य होंगे, वो प्राप्त करेंगे। और द्वितीयक जो स्रोत है उससे जो डेटा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, द्वितीयक डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट शोधकर्ता नहीं प्राप्त करेगा या उसके सहयोगी, ये किसी और ने पहले किया है शोध, उसके डेटा का प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। तो जो प्राथमिक स्रोत है उसमें क्या है कि वे स्रोत या जो तरीके हैं जिसको शोधकर्ता या उसके सहयोगी प्राप्त करते हैं डायरेक्ट शोध करके, वह जो स्रोत हैं उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक स्रोत। तो इसके उदाहरण कुछ आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें भी दो भाग किया गया है। एक प्रत्यक्ष तरीके से जो प्राथमिक स्रोत है और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जहाँ से डायरेक्ट क्या है सोर्स प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, सोर्स क्या डेटा प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसे? उदाहरण के रूप में एक सुनिए। जैसे आप मान लीजिए किसी के घर पे जाके डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्वयं से कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं कि कौन कितना कमा रहा है, कितने लोग हैं। एक तो ये तरीका है। या तो आप अपने घर में बैठे रहिए, फ़ोन लगा लीजिए, आप ही डेटा प्राप्त करेंगे। प्राथमिक है ना, तो डेटा वह शोधकर्ता या उसके टीम मेंबर ही प्राप्त करेंगे। लेकिन बस प्रत्यक्ष मतलब कि आप वहाँ उपस्थित रहेंगे, अप्रत्यक्ष मतलब कि आप वहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे। जैसे आप या तो डायरेक्ट मिल के बात कीजिए, मिलेंगे तो वहाँ उपस्थित रहेंगे, और या तो फिर फ़ोन कॉल से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष मतलब वहाँ पे शोधकर्ता उपस्थित रहेगा, अप्रत्यक्ष में शोधकर्ता उपस्थित नहीं रहेगा। तो इसमें भी कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में जानना होता है कि प्रत्यक्ष में क्या क्या आएगा, अप्रत्यक्ष में क्या क्या आएगा। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो चीज़ें हमको देखना है उसमें एक है अवलोकन। तो इनमें जो हम बिंदु देखेंगे, अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन। दूसरा है अनुसूची, अनुसूची तैयार करना, अनुसूची। तीसरा है साक्षात्कार, तीसरा है साक्षात्कार, साक्षात्कार। ठीक है।
इन बिंदुओं पर। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, अनुसूची, शेड्यूल, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये सब डायरेक्ट ही होगा, आप वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अगर आप शोध करता है एक, तो आप वहाँ पे उपस्थित रहेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। अप्रत्यक्ष में जहाँ शोधकर्ता उपस्थित नहीं रहता है, उनमें जो आता है जैसे है इसमें उदाहरण के रूप में प्रश्नावली, ठीक है। दूसरा है प्रश्नावली के बाद है इसमें रेडियो या टेलीविज़न अपील, जैसे जो शो आते हैं कुछ टेलीविज़न पे, जैसे डांसिंग शो है, सिंगिंग शो है, उसमें वो वोट करने को कहते हैं ना, वोट करो, तो वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं ना, वो खुद मांग रहे हैं वोट, लेकिन तरीका अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष मतलब वो आपसे डायरेक्ट मिल के नहीं कह रहे हैं, आपको रेडियो या टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि आप इस नंबर पर मिस कॉल मारिए तो मुझे वोट मिल जाएगा, ठीक है, तो वो अप्रत्यक्ष तरीका ही है। अगला इसमें है, यह भी देखेंगे डिटेल में क्या क्या है। फिर है टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, साक्षात्कार। अगर आप न्यूज़ देखते हो, डिबेट देखते हो, तो उसमें कई लोग डायरेक्ट जुड़े होते हैं वीडियो माध्यम से, कई लोग फ़ोन के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखता है, उसमें फ़ोन की तरह बना होता है ना, तो वो है टेलीफोन साक्षात्कार, ठीक है। तो ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनसे जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा, प्राथमिक ही डेटा होगा। अब एक एक करके देखेंगे। पहले अवलोकन देखते हैं। प्रत्यक्ष में है मतलब यहाँ पे जो शोध करता है वह जिनसे जानकारी लेना चाह रहा है वो उनके बीच में उपस्थित रहेगा। प्रत्यक्ष में हमेशा ध्यान रखिए वो वहाँ पे उपस्थित रहेगा। शोधकर्ता मतलब जिसको जानकारी चाहिए। शोधकर्ता, मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट पे, तो मुझे जानकारी चाहिए लोगों से उस विषय पे। मान लीजिए मैं गरीबी पे बात कर रहा हूँ, तो मैं लोगों के बीच में जाऊँगा, पूछूंगा गरीबी क्या, आपको क्या क्या समस्या है, क्या क्या कमियां हैं, वो गरीबी में हैं कि नहीं हैं, कितना रोज़ कमा रहे हैं, उसके अनुसार फिर गरीबी का एक रेखा निर्धारित करूँगा, है ना। तो फिर ये बताऊँगा कि इतने लोग गरीबी के नीचे हैं, इतने, तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। अगर मैं अवलोकन कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो अवलोकन में क्या क्या होता है। अवलोकन में जो साक्षात्कार मतलब जो शोध करता है, जिसको जानकारी चाहिए, वह लोगों के बीच में जाता है और उनसे जो भी उसको जानकारी चाहिए, चाहे सामाजिक जानकारी हो, चाहे आर्थिक जानकारी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे रीति रिवाजों से संबंधित हो, वो उनसे जाके उस पर बात करता है, उससे उनको डेटा मिलता है, ठीक है। अवलोकन में ऑब्जर्वेशन करने जब जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी 3 तरीके का होता है ना। एक है सहभागी ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या कहते हैं 3 तरीके का है, 3 भाग में इसको देखते हैं। एक है सहभागी अवलोकन, दूसरा है इसमें अर्ध सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन, तीसरा है असहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। सहभागी मतलब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ABR कॉलेज का अवलोकन करना है, तो ABR कॉलेज का अवलोकन करना है, तो उसको आना पड़ेगा। सुनिए, ये सब लिखा हुआ है, लिखने के पीछे परेशान मत होइए, सुनिए, बात समझने वाली बात है। अगर ABR कॉलेज का कोई अवलोकन करना चाहता है तो उसको ABR कॉलेज आना पड़ेगा। तो अगर वह आना चाहता है तो वो 3 तरीके से अवलोकन कर सकता है। पहला, वह या तो यहीं पे एडमिशन ले ले। स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो ABR कॉलेज में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उनका कॉलेज के लेकर के क्या परसेप्शन है,
कैसी पढ़ाई होती है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, यह जानने के लिए कोई अवलोकन करना चाह रहा है तो या तो वो एडमिशन ले ले और एडमिशन लेकर के 3 साल पढ़ाई करे, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन निकले उससे डेटा से एक निष्कर्ष निकाले कि हाँ 3 साल में मुझे ये जानकारी मिली है। तो अगर कोई शोधकर्ता जो ऑब्जर्वेशन या जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसका एक भाग बन जाता है, जिससे जानकारी प्राप्त करना चाहता है उनसे मिल जाता है, उसमें उनसे जुड़ जाता है और उनके साथ रहकर जानकारी प्राप्त करता है, मतलब उसका एक भाग हो गया। जैसे स्टूडेंट्स की जानकारी चाहिए थी तो स्टूडेंट का एक भाग बन गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो उसको सहभागी करेंगे, मतलब वो उसमें भाग ले लिया है, मतलब उनके साथ मिल गया है, उन्हीं के रूप में रह रहा है, उन्हीं के साथ स्टूडेंट बन के और जानकारी इकट्ठा कर रहा है। दूसरा अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी मतलब कि वो पूर्णतः स्टूडेंट के रूप में नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी वह स्टूडेंट के रूप में रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा। मतलब ये है कि जैसे वो हमेशा उनके साथ ना रहे। जैसे मान लीजिए कोई एडमिशन ले लिया, वो साल के 2-3 महीने आता है, यहाँ स्टूडेंट्स के रूप में रहता है, बाकी और महीने वो अपना कहीं और रह रहा है, मतलब हमेशा वो स्टूडेंट के बीच में नहीं है, तो उसको जो जानकारी मिलेगी वो अर्ध सहभागी होगा। और जो असहभागी होता है मतलब वो आएगा, केवल आपसे बात करेगा, है ना, यहाँ आएगा बात करेगा, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बनेगा, वो एडमिशन नहीं लेगा, केवल आपसे बात करके आपसे जानकारी लेगा, है ना। जैसे आते हैं लोग, मिलते हैं कि क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो ये असहभागी। सहभागी में वो उसी का भाग हो जाएगा। अर्ध सहभागी में मतलब पूर्णकालिक भाग नहीं लेगा उसमें, लेकिन वो कुछ न कुछ समय वहाँ व्यतीत करेगा। असहभागी में वो बिल्कुल वहाँ पे उनसे मिलता जुलता है, लेकिन वो उसका भाग नहीं होता है, उसका सदस्य नहीं बनता है, ठीक है। उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा, है ना, मान लीजिए महाराष्ट्र में गणेश पूजन होता है बहुत बड़ा, तो अगर उसके बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो या तो वो उस पूजा की जो कमेटी बनती है उसमें शामिल हो जाए और उसमें कार्य करता रहे, जानकारी इकट्ठा करता रहे, तो वो सहभागी हो जाएगा। अर्ध सहभागी मतलब बीच बीच में जाता रहे जानकारी लेने के लिए। असहभागी मतलब कि वहाँ जाए लेकिन उसका सदस्य ना बने। इसमें थोड़ा बहुत सदस्य वो रह सकता है कमेटी का, लेकिन पूर्णकालिक वो सदस्य नहीं रहेगा। इसमें बिल्कुल ही सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ये अवलोकन हो गया। फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे आपका साक्षात्कार होता है, अभी वाइवा हुआ था इंटरव्यू, एग्जामिनर आया आपसे सवाल पूछ रहा है ना। तो ऐसे ही जो रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो कुछ लोगों से बात करते हैं जो उस फील्ड के योग्य व्यक्ति होते हैं, जिनके पास जानकारी है, उनसे बात करते हैं विभिन्न विषयों पर, फिर उनसे डेटा प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये जैसे आप लोग अगर ऑफिशियल चैनल देखें, लोकसभा जो अब संसद टीवी हो गया है, पहले लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग चैनल था, अब वो संसद टीवी हो गया है। उसमें एक प्रोग्राम आता है इतिहास करके आता है। तो उसमें हैं एक विद्वान हैं जो पहले क्या थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। वो क्या करते हैं कि कुछ गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे कुछ कुछ साइट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वो एक तरह का इंटरव्यू ही है। इंटरव्यू में जो साक्षात्कार करने वाला है वो स्वयं क्या है, लोगों से बात करता है और डेटा इकट्ठा करता है। इंटरव्यू में प्रश्नावली, बता रहा हूँ ना अनुसूची में क्या होता है। अनुसूची में ये होता है, अनुसूची में एक सूची तैयार करके पहले से रखते हैं कि मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए। जैसे किसी के घर जनगणना करने वाले आते हैं ना, तो वो इसी में आएगा, अनुसूची वाले में। वो प्राथमिक डेटा ग्रहण कर, मतलब वो प्राथमिक डेटा प्रत्यक्ष तरीके से ले रहे हैं। जनगणना होता है, उनके पास एक लिस्ट होता है कि मुखिया का नाम क्या है, ठीक है,
उसके कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं, उसके पत्नी का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, ये सब लिखा होता है, बस उसको भरना होता है। मान लीजिए मुखिया का नाम है राम, है ना, फिर उसके बेटे ABC हैं, उनकी उम्र एक की 25 साल है, एक की 15 साल है, एक की 5 साल है, इसकी उम्र है 40 साल, है ना, ठीक है ना। तो ये वो बदलता जाएगा ना, इसके पास एक सूची है, वो सबके घर जाएगा ऐसी ड्यूटी। तो ये अनुसूची होता है। ये जो शोध करता है वो अपने साथ एक लिस्ट रखते हैं, जो जो डेटा चाहिए वो ग्रहण करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं। साक्षात्कार हो गया, अनुसूची हो गया, ठीक है। अब इस वाले में प्रश्नावली को देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष में। ये सब प्रत्यक्ष था, इसमें उस व्यक्ति को रहना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन जो डेटा मिलेगा वो प्राथमिक स्रोत ही कहलाएगा, प्राथमिक ही डेटा होगा। इसमें अप्रत्यक्ष में जो प्रश्नावली है वो क्या होता है, प्रश्नावली में जो साक्षात्कार करता है वो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो वहाँ पे रहे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, एक विद्वान है उनसे, तो मैं क्या करूँगा, वो दिल्ली में बैठे हैं तो मैं पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से उनको भेज दूँगा, अपना प्रश्न का जो लिस्ट है वो भेज दूँगा। वो क्या करेंगे, वहाँ से उसका उत्तर जो है पढ़ेंगे। उनको अगर प्रश्नावली में जो व्यक्ति है उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। अनपढ़ को आप प्रश्नावली प्रश्न लिख के भेज देंगे, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, क्या समझेगा, उत्तर क्या देगा। लेकिन इसमें जो था अनुसूची, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप किसी अनपढ़ के भी घर जाएंगे तो बता लेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे कितने बच्चे हैं, उनका उम्र क्या है, पूछ पाछ के बता देगा। लेकिन अगर आप उसको पूछे नहीं, उसको एक लिस्ट थमा दे कि लाओ तुम भर के दे दो, वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या लिखना है इसमें। लेकिन आप जब बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो प्रश्नावली में क्या होता है, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप यहाँ से प्रश्नों को तैयार करके उसको भेज देते हैं, वो अपना उत्तर तैयार करके आपको भेज देगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष, आपको वहाँ रहना नहीं पड़ा है। क्या रहना पड़ा, नहीं रहना पड़ा। रेडियो टेलीफोन से, रेडियो पे बात करके या टेलीविज़न के माध्यम से आप लोगों से कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपना राय दीजिए, है ना। जैसे जब कोई बिल आता है तो सरकार उसको पब्लिक डोमेन में रखती है, जैसे, और उसमें लोगों का सुझाव मांगती है कि आप इस बिल पे या इस एक्ट पे सुझाव दीजिए कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो वो एक तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेने का। ऐसे ही टेलीफोन साक्षात्कार, मान लीजिए मुझे किसी विद्वान से भूगोल पे चर्चा करनी है, तो मैं उसको फ़ोन लगाऊंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंटरव्यू दीजिए, लेकिन फ़ोन पे दीजिए। क्यों, क्योंकि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ से फ़ोन लगाऊंगा, वो मुझको अपने सुझाव देगा, जवाब देगा, उत्तर देगा। तो वो जानकारी मैं अपने साक्षात्कार के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से प्राथमिक जानकारी ही होगी, क्योंकि मैं पहली बार उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके कुछ लाभ हैं, मतलब कुछ गुण हैं, लाभ नहीं गुण कहेंगे उसको। गुण और दोष, दो चीज़ें देखनी है। तो गुण देखते हैं, क्या क्या गुण हैं इसके, कौन से के, प्राथमिक सोर्सेस के क्या गुण हैं। पहला कि इसमें लचीलापन है, अध्ययन में लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या है कि जब आप प्राथमिक सोर्स से डेटा ग्रहण करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, तो आप अपने अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे या अपना रिसर्च कर रहे हैं, कुछ समय बाद आपको लग रहा है कि मुझको एक और तरीके का डेटा चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए, तो फिर आप उसको भी शामिल कर सकते हैं, फिर आप उसमें भी सवाल कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अनुसूची बनाए थे आप, 10 चीज़ें जान रहे थे अनुसूची से, लेकिन आपको पता चला कि हमको 2-4 चीज़ें और जाननी है, तो आप अनुसूची में 2-4 चीज़ें और जोड़ देंगे, तो अब 14 चीज़ें पूछने लगेंगे, 15 चीज़ें पूछने लगेंगे, है ना।
तो लचीलापन होता है, मतलब आप रिसर्च करने के दौरान उसमें परिवर्तन भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा गुण क्या है कि इससे व्यापक क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। व्यापक क्षेत्र का अध्ययन मतलब ब्रॉड एरिया में वर्क कर सकते हैं। जैसे गरीबी, भारत की गरीबी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, भारत की गरीबी। तो इस पे रिसर्च करने के लिए आप प्राइमरी ही जो स्रोत है ना डेटा का, वो ज़्यादा अच्छा होता है प्राइमरी वाला ही, प्राथमिक ही। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि आप खुद इकट्ठा कर रहे हो ना। आप जब आप किसी खुद से सामान खरीदते हैं और किसी दूसरे से सामान मंगाते हैं, तो दूसरे से मंगाते हैं तो आपको लगता है कि हो सकता है 1-2 रुपये बचा लिया हो, या 1 किलो चीनी मंगाया है तो हो सकता है 900 ही ग्राम लाया हो, 100 ग्राम का पैसा बचा के समोसा खा लिया हो, या खा लिया हो क्या। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है, 1 किलो मिल रहा है, तो अगर उसने 900 ग्राम मिला है तो आप घर लाने पे तौलोगे तो है नहीं। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, ये सामान मंगाते जब ला देता वो चला जाएगा तो ले जाके उसको तौलवाते हैं कि सही सही लाया है कि नहीं लाया। ऐसा होता है ना। तो प्राथमिक जो स्रोत के डेटा है उस पर आप खुद करते हैं, शोधकर्ता खुद रिसर्च कर रहा है तो उसको विश्वास है ना, खुद कर रहा है। दूसरा कोई द्वितीयक में दूसरा कोई करके रखा हुआ है डेटा एकत्रित, तो उसके ऊपर क्या भरोसा कि वो कैसे, मेंटलिटी क्या थी उसकी, क्या सोच रहा है। जैसे किसी विषय पर आपको लगता है कि जैसे जाति धर्म आदि को लेकर के कुछ लोगों को लगता है कि जाति होना अच्छी बात है, कुछ लोगों को लगता है जाति होना बुरी बात है, नहीं होनी चाहिए जातियाँ। अब आप सबको पकड़ के ये तो नहीं कहेंगे तुम क्या मान रहे हो, जाति अच्छी है कि नहीं, तुम क्या मान रहे हो, जाति अच्छी है कि नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं। 130 करोड़ की आबादी है, आपका जीवन इसी में चला जाएगा पूछने में। तो इसीलिए कम लोगों से पूछते हैं, 100 लोगों से पूछे, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया। तो एक तो व्यापक क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं आप इसके माध्यम से। वही एक फिर अगला है कि इसका जो इस सोर्स से जो डेटा प्राप्त होता है वह विश्वसनीय होता है, यथार्थ होता है ना, फैक्ट होगा, एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट जब किसी से पूछते हैं तो आपके मुंह पर झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादातर लोग। डायरेक्ट जब आप पूछते हैं कि किसी से तुम्हारा खेती भोजन पानी कैसे चल रहा है तो वो ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से किसी और से पूछवाएंगे तो वो झूठे बोलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तीसरा अगला कि इसमें आप कभी कभी जो गुप्त सूचनाएं हैं, गुप्त इन्फॉर्मेशन है, वो आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप किसी ब्यूरोक्रेट का इंटरव्यू ले रहे हैं जो रिटायर्ड हो चुका है ना, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उससे बात कर रहे थे, अचानक कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई जो कि नहीं पता चलनी चाहिए थी सरकार के बारे में, गुप्त सूचना थी, गोपनीय थी, लेकिन वो पता चल गई आपको। तो कभी कभी ऐसा मिल जाता है जानकारी। ठीक है। और इसमें समय और धन की बचत होती है। समय और धन की बचत कैसे होगी? समय और धन की बचत ऐसे होती है कि इसमें आपको पता है कि आपको क्या डेटा चाहिए। आप खुद डेटा एकत्रित कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि मुझे क्या चाहिए। आप अगर सेकेंडरी से पता करेंगे तो आपको 25 किताब पढ़नी पड़ेंगी और पता नहीं उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना किताब पढ़े तो पता ही नहीं चल सकता कि वो डेटा उसमें है कि नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। तो 20-30 किताब पढ़े, उसमें आपका 3-4 महीना चला गया, पता ही नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं मिला है। लेकिन जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप डायरेक्ट जाएंगे उस व्यक्ति से, वो पूछेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं दूसरे से पूछ लेंगे। तो आपको लक्ष्य पता रहेगा, है ना। और धन भी बचेगा। क्यों? क्योंकि 25 किताब स्टैंडर्ड बुक खरीदने पैसा खर्चा होता है ना। या किसी से बात भी करेंगे, इंटरव्यू भी मान लीजिए किसी को कराना होता है तो उसका समय लेना, कभी कभी पैसा भी देना पड़ता है कि चलो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूँ, है ना। तो समय और धन भी बचत होती है। दोष क्या है? दोष यह है, इसमें दोष किसके दोष देख रहे हैं? प्राथमिक के। पहला दोष तो यही है कि अगर रिसर्चर जो है वो
पूर्वाग्रह पूर्ण है। पूर्वाग्रह उसके अंदर है। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि पहले से ही कुछ निष्कर्ष निकाल के बैठे रहना। जैसे कुछ लोग हैं, अगर उनको ये पता है कि जो जातिवाद है वह अच्छा है, जातिवाद है वह अच्छा है, मान लीजिए कोई रिसर्चर है उसको ये सोचता है वो, तो अगर वो जातिवाद पे कुछ रिसर्च कर रहा है तो वो ज़्यादातर अच्छी ही चीज़ों को इकट्ठा करेगा जो कि उसको सपोर्ट करे। वो कभी ऐसी बातें नहीं खोजना चाहेगा कि जो कि उसको सपोर्ट ना करें। तो ये क्या हुआ, एक पक्षपात पूर्ण रिसर्च हो जाएगी ना। न्यूट्रल होना चाहिए रिसर्चर को, हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। उसको ये भूल जाना चाहिए कि जातिवाद मैं क्या सोचता हूँ, है ना। जातिवाद आप क्या सोचते हैं, रिसर्च अगर आप कर रहे हैं किसी विषय पे तो आपको भूल जाना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। आपको उसमें दूसरों का व्यू लेना है ना, कि वो क्या सोच रहे हैं, फिर उससे रिसर्च करनी है। आपको अपना व्यू नहीं रखना है। अपना रखेंगे तो पक्षपात पूर्ण हो जाएगा और गलत हो जाएगा रिसर्च आपकी। ठीक है। कई बार, अब ये इसी से मिलता जुलता है, कई बार जो रिसर्चर होते हैं अपने अनुसार डेटा को एकत्रित करते रहते हैं। जो उनको अच्छा लगता है उसको डेटा ले लिया, जो नहीं लग रहा है फेंक दिया, है ना। जैसे आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अगर आपको पता हो जाता है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो अंतर है वो 180 का होना चाहिए, तो फिर आप प्रयास करते हैं कि पहला अग्र दिक्मान के बाद जब पश्च दिक्मान आए तो उसमें 180 जोड़ के ही लिख देना है ना। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो पक्षपात पूर्ण हो गया, वो गलत सूचना हो गई ना। वो तोड़ मरोड़ के आप डेटा को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होता चाहिए। तो रिसर्चर्स भी ऐसा कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी यह है कि आप इसके अंतर्गत भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उस समय की डेटा को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में जो जिससे बात करने जा रहे हैं उससे वर्तमान पे ही बात करेंगे ना। भूतकाल का वो क्या जाने क्या था। क्लास तो नहीं है किसी की, जाओ तुम वीडियो देख लेना, फोन ऑन मिलता है तुमको तो देख लेना इसके बाद का, ठीक है। तो ये कुछ दोष हैं जो इसमें दिए हैं, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको। अगला चलते हैं हम लोग सेकेंडरी में, उसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। आप तो इसको पढ़ लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हम लोग इस विषय पे। ये प्रैक्टिकल फाइल में लिखते जाइएगा इसको सब, हैं? तीसरे सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे ना, तो अब तीसरा का नहीं बनाएंगे, ख़त्म किए हैं तो मैटर ले जाइए, भेज दिया कीजिए। आप लोग बुक ले जाया कीजिए, भेज दिया कीजिए। द्वितीयक सोर्स क्या है? द्वितीयक मतलब जिसमें साक्षात्कारता को डायरेक्ट नहीं उपस्थित होना पड़ता है। तो जो द्वितीयक स्रोत है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और एक सार्वजनिक प्रलेख जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये दो भागों में है, एक है पर्सनल व्यक्तिगत और दूसरा क्या है, पब्लिक सार्वजनिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। उधर भी डॉक्यूमेंट्स होगा। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डेटा प्राप्त होगा। सेकेंडरी सोर्स से क्या प्राप्त होगा? सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उससे डेटा प्राप्त करना। सेकेंडरी डेटा क्या है? पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसका जब आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। समझ में आ रही बात कि नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है? रीढ़ की हड्डी सीधा करके खुद तेजी से सांस लीजिए, नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। जब भी नींद आए तो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया कीजिए एकदम, और सांस लिया कीजिए कुछ देर तक, 1-2 मिनट। हाँ वो अच्छी तो होती है,
उसमें बस ये प्रयास रहता है कि मेरी आंखें बंद होती हुई समझ में ना आ जाए। बहुत खतरनाक नींद होती है वो, लेकिन उसके बाद जब वो समाप्त होती है तो उसके बाद बहुत ही फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। हाँ, वो ख़त्म हो जाती है। जब तक क्लास चलती रहती तभी नींद आती है, क्योंकि सही से नींद नहीं लिए रहते, थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है ना। दिन भर बतिया रहे हैं, देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दिमाग एकदम थक गया है। तो जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा, कुछ उसमें उदाहरण देते हैं, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं, और सार्वजनिक का कुछ लिख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो जो व्यक्तिगत होते हैं उसमें पत्र, लेटर लिखते हैं आप लोग, पत्र है ना। दूसरा डायरी, पत्र डायरी। तीसरा जीवन इतिहास, जिसको आप लोग आत्मकथा कहते हैं, आत्मकथा। चौथा संस्मरण, संस्मरण क्या है अभी बात करेंगे। ये सब क्या है, व्यक्तिगत प्रलेख है। और कुछ सार्वजनिक प्रलेख है जो सरकार क्या करती है, सार्वजनिक करती है, सरकार या कुछ समितियां हैं वो सब। तो इनमें इसको दो भागों में बांट दिया है सार्वजनिक को। एक है प्रकाशित, जो प्रकाशित हो चुकी हैं, और एक है अप्रकाशित, जो प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो जो प्रकाशित है उनमें क्या क्या उदाहरण हैं। प्रकाशित में जैसे शोध संस्थान होते हैं, शोध संस्थान जो अपना रिपोर्ट जारी करते हैं या रिसर्च जारी करते हैं वो। कोई व्यक्तिगत जो रिसर्चर है उसने कोई रिसर्च अपनी जारी की है, व्यक्तिगत शोधकर्ता। और जैसे समितियां बनाई जाती हैं या आयोग बनाए जाते हैं, उनके रिपोर्ट क्या है, वो सबको उपलब्ध है, सार्वजनिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सब भी आएगा, और कई सारे हैं। अप्रकाशित में, अप्रकाशित में अभी बता देंगे क्या क्या है। यही सब अगर प्रकाशित नहीं किए गए तो वो अप्रकाशित में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसमें एक एक पे बात कर लेते हैं क्या है। व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें बात करते हैं। तो जो सेकेंडरी डेटा प्राप्त करने का स्रोत है वो ये है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत मतलब है कि जो व्यक्तिगत लेवल पे काम किया गया है उससे आप कुछ जानकारी एकत्र करते हैं, समझ रहे हैं बात। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, क्या है आत्मकथा का नाम महात्मा गांधी के, सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम। तो जब महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी तो जो गांधीवादी लोग हैं, जो गांधीवाद को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने उनकी आत्मकथा को पढ़ा और उससे डेटा को लिया, उनके विचारों को लिया, तो वो द्वितीय स्रोत हुआ। क्यों? क्योंकि उनके आत्मकथा से ले रहे हैं ना। तो जो उनकी आत्मकथा थी वह एक स्रोत है ना द्वितीयक, उससे जानकारी मिलती है ना। तो वो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आत्मकथा लिखी है ना, अपनी आत्मकथा लिखी है। जैसे आप अपनी आत्मकथा लिखें उससे किसी को जानकारी मिल जाए है, तो वो, तो इसमें व्यक्तिगत में जैसे पत्र, लेटर, एक जैसे आईएएस अधिकारी है वो किसी को लेटर लिख रहा है, या कोई रिसर्चर है किसी जैसे मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, गरीबी पे रिसर्च कर रहा है, वो अनपरा का है, अनपरा में रिसर्च कर रहा है गरीबी पर,
उसने कुछ लिखा, कुछ ज़रूरी शोध लिखा, कुछ इकट्ठा किया, और उसका जो मतलब गुरु है मान लीजिए वो दिल्ली में रह रहे हैं, तो लेटर के माध्यम से उसने लिख के उनको भेजा कि ये जानकारी मैंने इकट्ठा किया है। अब बाद में मान लीजिए कुछ सालों बाद कोई और रिसर्च करे गरीबी पे, तो उसको वह लेटर मिल जाए, उससे कुछ जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए द्वितीयक स्रोत का कार्य करेगा, है ना। तो लेटर के माध्यम से, डायरी, कई लोग होते हैं जो अपनी दिन प्रतिदिन की घटनाओं को नोट करते हैं। जो महान लोग होते हैं उनकी वही दिन प्रतिदिन की घटनाएं ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो डायरी लिखते हैं मान लीजिए, तो दिन प्रतिदिन लिखते होंगे ना कि आज शी जिनपिंग से ये बात हुई है, आज पुतिन से ये बात हुई है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ये कहा है, मैंने उनको ये कहा है। ये लिखते हैं दिन डायरी में ही लिखते हैं कि मैंने दिन प्रतिदिन में क्या किया प्रतिदिन। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जब क्या हो, प्रधानमंत्री पद से वो हो जाए, पदमुक्त हो जाए, अब उनके ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पे किताब लिख रहा है, रिसर्च ही है वो, तो वो उनको किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की डायरी मिल जाए, तो जब वो पढ़ेंगे उसको तभी उनको जानकारियाँ मिलेंगी, तो वो कई चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। तो डायरी भी डेटा प्राप्त करने का स्रोत है। जीवन इतिहास, जीवन इतिहास में वही आएगा, आत्मकथा। एक तो अपनी आत्मकथा लिखी जाती है, एक दूसरों की आत्मकथा लिखी जाती है। एक तो व्यक्ति स्वयं से अगर अपने बारे में लिख रहा है तो आत्मकथा कहलाती है, दूसरा किसी और की भी आत्मकथा आप लिख सकते हैं, है ना। उनके साथ अगर कुछ क्षण बिताए हैं, जानकारियाँ इकट्ठा किए हैं, तो उसको, ठीक है ना। संस्मरण ही उसी को कहते हैं। हालांकि संस्मरण मतलब होता है जब आप किसी के साथ कुछ समय बिताए हों, उन पलों को जब आप नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेहरू के साथ 10 साल रहा, तो वो नेहरू के संस्मरण मतलब एक संस्मरण लिख रहा है जिसमें उसने अपने और नेहरू के बीच में 10 साल जो बातें हुई या जो जानकारियाँ उसको मिली उसको नोट कर रहा है, वो संस्मरण। तो संस्मरण भी किसी का, जो मान लीजिए नेहरू और उसके साथ जो बातचीत हुई उसको लिखा है, तो कोई रिसर्चर है नेहरू पे रिसर्च कर रहा है, तो वो उसके लिखी हुई बातों का प्रयोग कर सकता है अपने डेटा में। तो ये सब व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल हैं। जो सार्वजनिक हैं ये सार्वजनिक ये सबको अवेलेबल नहीं है। भाई आपका लेटर है, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा है, तो वो तब तक व्यक्तिगत है जब तक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पता है, कि बस उन्हीं को पता है। जैसे ही घर वालों को पता होगा सार्वजनिक हो जाएगा ना। कभी कभी देखते हैं आप लोग, लीक हो जाती है बातें, न्यूज़ में सुनते होंगे कि वो उस मंत्री की उससे बात हो रही थी माफिया डॉन से, तो वो बात लीक हो गई है। सुनते हैं ना आप लोग, ये लीक हो गया, फिर वो 2-4 महीने मुद्दा का विषय बना रहेगा। तो ये सब व्यक्तिगत हैं, सबको नहीं मिल सकता है, लेकिन जो रिसर्च करने वाले हैं किसी न किसी तरीके से अगर जुगाड़ करके पता कर लेते हैं या मिल जाता है, उनको मांगना पड़ता है ना। जैसे प्रधानमंत्री जी की डायरी किसी को यूज करना है तो वो मांग लेगा, प्रधानमंत्री पहले कह देंगे ऐसा है कि उसमें काम की चीज़ ही लेना भाई, मजाक मत बना देना मेरी जानकारी को, है ना। तो जो ज़रूरी होगा जानकारी वही लेंगे, ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी कब उठे थे, कब सो रहे हैं, ये सब नहीं लिखेंगे उसमें। तो ये व्यक्तिगत हैं, लेकिन दूसरी की जानकारी आप ले रहे हैं इसलिए द्वितीयक में है ना। ये सार्वजनिक में जो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। शोध संस्थान, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टाटा का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसमें नाम भी दिया है कई, मैं आपको सुना दे रहा हूँ प्रवचन के रूप में। शोध संस्थान जैसे एनसीईआरटी खुद एक शोध करवाती है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम हैं। जैसे है अनुसूचित जनजातीय अनुसंधान संस्थान, है ना, जनजाति ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये संस्थान जो है, सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, वो खुद से रिसर्च करते रहते हैं, है ना। वो रिसर्च करके कुछ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं,
है ना। जैसे इसमें इंटरनेशनल एक बताया ना, जैसे बहुत सारे WHO की रिपोर्ट आती है, UN की रिपोर्ट आती है, WTO की रिपोर्ट आती है ना। तो कोई भी रिसर्चर है वो इन सब रिपोर्ट का प्रयोग करता है क्योंकि ये ऑथेंटिक होती हैं। एक अच्छी संस्थान जो रिपोर्ट जारी करती है वो रिसर्चर्स के लिए बहुत मददगार होती है। जैसे किसी IIT ने, भारत में IITओं में रिसर्च हो रहा है, BHU में रिसर्च हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, तो ये सब जब कोई रिसर्च शोध प्रकाशित करते हैं तो ये अन्य रिसर्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब आप कोई उनका प्रयोग करता है तो वो शोध संस्थान जो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें आएगा। व्यक्तिगत शोधकर्ता, जैसे कोई PhD कर रहा है, उसने कुछ ऐसी खोज कर दी PhD के दौरान जो कि अन्य लोगों के लिए क्या हो, लाभदायक हो, तो उसके भी रिसर्च को इसी में रखा जाएगा। समिति आयोग बनती है, कई सारी समितियां बनती हैं, है ना। जैसे जो कृषि बिल आई है उसमें समिति बनी थी, जो आपका जिस शिक्षा नीति के तहत आप पढ़ रहे हैं उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक कमेटी की रिपोर्ट पे बनी है ना ये, कौन थे उसके अध्यक्ष? कस्तूरी रंजन, ठीक है ना, के कस्तूरी रंजन, तो वो थे उस समिति के अध्यक्ष। तो समितियां या आयोग सरकार बनाती है और उनकी रिपोर्ट जो होती है वो रिसर्च का भी पार्ट होती है, लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अप्रकाशित में मान लीजिए कोई डिफेंस पे कमेटी बनी, सुरक्षा पे, है ना, कि सुरक्षा पे क्या क्या कार्य सुधार होने चाहिए, लेकिन सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसको आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन देशों को हाथ में लग गया तो नुकसान हो जाएगा, तो इसको फिर प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह केवल अगर कोई रिसर्च करना चाहता है उसको कुछ भाग उसको दिया जा सकता है, कुछ जानकारी दी जा सकती है, सबको नहीं मिलेगी। प्रकाशित जो चीज़ें हैं वो सबको मिल सकती हैं, अप्रकाशित सबको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कोई शोध कर रहा था, उसका शोध जो है पूरा नहीं हो पाया, पूरा हुआ लेकिन वह अच्छे पब्लिकेशन में नहीं गया, तो उसमें भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है पब्लिक, प्रकाशित और अप्रकाशित। इसका कुछ लाभ और दोष भी है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एक आध दो ठो बता दे रहे हैं लाभ हो। क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं तो जब रिसर्च शुरू करते हैं तो एक 6 महीने का कोर्स होता है, कोर्स वर्क कहते हैं उसको, कोर्स वर्क। जैसे मान लीजिए कोई गरीबी पे अध्ययन करना चाहता है रिसर्च, तो कोर्स वर्क के अंतर्गत उसको पहले या स्वयं से ही अभी तक जितना गरीबी में कुछ काम हुआ है ना, जैसे वो गरीबी देखना चाहता है, अनुसूचित जनजातियों के बीच में गरीबी कैसा है, तो अनुसूचित जनजातियों पर गरीबी को लेकर के जितने रिसर्च हुए होंगे वो पहले अध्ययन करते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने नहीं अध्ययन किया और आपने कुछ रिसर्च किया लेकिन वो पहले से ही कोई खोज के रखा हुआ है, तो आपकी मेहनत बर्बाद हो गई ना। अब शून्य की खोज हो चुकी है, तब कोई मान लीजिए जिसको नहीं पता है शून्य, अब वो खोज रहा है, उसको मिल गया, वो प्रकाशित कराने गया तो पता चला कि पहले ही शून्य की खोज हो चुकी है, आज से हजारों साल पहले। तो उसका क्या मतलब है? कुछ उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए पुराने जो रिसर्च हैं उनको अध्ययन किया जाता है, और जो पुराने रिसर्च का अध्ययन होगा वो सब द्वितीयक स्रोत होंगे, है ना। तो उससे आपको मदद मिलती है किसी को भी रिसर्च करने में। दोष भी है कि वही है कि आपको जो जानकारी चाहिए वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आप 50-500 पेज की बुक पढ़ेंगे, उससे मान लीजिए 1-2 पेज की जानकारी मिली आपको, तो आपका समय और धन बर्बाद हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, आंकड़ों से संबंधित था। इसके बाद सोमवार को थ्योरी पे बात करेंगे।